So let us begin with lecture number 6 of thermodynamics. Lecture number 6 of thermodynamics 1. Okay. चलो बेटा देखें. So देखो, हमने नॉर्मल चारों प्रोसेसेस पढ़ लिए. अभी मैं आपको कुछ एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं. दैट इज मैंने ग्राफ भेजा था, सही था. मैंने नहीं देखा बेटा, वो फोन में नहीं देखा हूं. मैं देख लूंगा फिर बताता हूँ. ठीक है, क्या कुछ ग्राफ भेजे थे बोल रहे हो? ठीक है, मैं देख लूंगा तो फिर बता. चलो बेटा, तो शुरू करते हैं. अभी हमें पढ़ना है, एक टॉपिक है जो लोग साथ में पढ़ाते हैं हर प्रोसेसेस के, बट मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा अलग करके पढ़ाता हूँ. ठीक है, दोनों ही तरीका ठीक है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं. मैं फ्री एक्सपेंशन को थोड़ा सा अलग करके पढ़ाता हूँ. तो अभी जो हमें पढ़ना है बेटा, दैट इज फ्री एक्सपेंशन. नहीं, जूल थॉमसन इफेक्ट वगैरह फिजिक्स में आप पढ़ते हो, काम नहीं आता. जूल थॉमसन वगैरह नहीं काम आता हमको. ठीक है. सो फ्री एक्सपेंशन छोटा सा टॉपिक है, लगता बड़ा आसान है, बट इसमें भी आपको कुछ एक दो चीजें हो सकता है नहीं मिले सीखने को. चलो आगे बढ़ते. तो फ्री एक्सपेंशन तो आपको पता है कि सर बहुत आसान है ये तो. जब हमारे पास पिस्टन हो, यहाँ गैस हो, और ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये वैक्यूम के अगेंस्ट. ठीक है, ये वैक्यूम के अगेंस्ट अगर एक्सपेंशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन. जब P एक्सटर्नल जीरो, जब P एक्सटर्नल जीरो. तो जब आप फ्री एक्सपेंशन कराते हो तो एक बात तो बहुत सीधे सीधे समझ में आती है कि फ्री एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज P एक्सटर्नल ही जीरो है. वर्क डन जो होगा वो होगा जीरो. अब चलो फ्री एक्सपेंशन को थोड़ा सा एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखते हैं, एंड देन उसको एक बार एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखते हैं, और देखते हैं दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है, अच्छे से समझते हैं. ठीक है. सो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन. लेट्स टॉक अबाउट आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन. सो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में ये देखें अगर हम, तो देखो वर्क डन जीरो है, और अगर वर्क ही नहीं हुआ है, वर्क ही नहीं हुआ है तो कोई हीट का भी आदान प्रदान नहीं हुआ होगा. हीट ना तो बाहर गई होगी ना तो अंदर आई होगी. हीट भी अंदर बाहर कुछ नहीं हुई होगी क्योंकि वर्क ही नहीं हुआ है. आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट आती थी उससे वर्क होता था, बट यहां कुछ भी नहीं हो रहा है. तो अगर हीट भी नहीं आई है, वर्क भी नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली डीयू भी जो होगा वो जीरो होगा. और क्या ये जरूरी है कि आइडियल गैस होगा तभी डीयू जीरो होगा, या यहां पे सब के लिए एप्लीकेबल है? ये बताओ, या यहाँ पे सबके लिए एप्लीकेबल है? बिकॉज नॉर्मली हम जब वहां डीयू को जीरो बोलते थे तो हम वहां पे आइडियल गैस बोल के बोलते थे. तो यहाँ पे देखो ना बेटा, ये वर्क तो कोई भी गैस हो अंदर वर्क जीरो ही है, और वर्क जीरो है तो क्यू भी जीरो है. अच्छा, वाई ओनली आइडियल? वाई ओनली आइडियल बताओ. वाई ओनली आइडियल? क्यू, क्यू क्यों जीरो है? अच्छा, ये मुझे ये बात बताओ पहले कि ये तीनों कंडीशंस कब होंगी? क्या ये रियल के लिए भी होंगी या आइडियल के लिए भी होंगी? ठीक है, बिल्कुल. तो देखिए बेटा, ये जो Q0 का कॉन्सेप्ट है, Q0, आप Q0 अब याद करो, हम वहां पे क्यों करते थे Q0, ये याद करो
Q0 हम du को 0 मान के करते थे, अगर आपको याद होगा तो du इज इक्वल टू Q प्लस W। तो हम यहां पे बोलते थे कि देखो du 0 है, और जब du 0 है तो हम बोलते थे वर्क इज इक्वल टू माइनस Q, ऐसा बोल देते थे। याद आ रही है बात? तो du 0 हम बोलते थे बेटा आइडियल गैस के लिए, ये हम बोलते थे आइडियल गैस के। तो यहां Q डायरेक्ट ऐसा 0 बोल देना ठीक नहीं है। अगर हम Q 0 बोल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, इस बात को समझो। अभी इसमें एक बहुत अच्छा कंक्लूजन आपको दूंगा मैं, देखना मजा आएगा आपको सुन के, ठीक है? तो ये बात समझिए कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क 0, Q 0 और du 0, ये जो कंडीशन है ये आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के लिए ही है। क्या अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? ये आइडियल गैस के लिए ही है। वर्क 0, Q 0, du 0, दिस इज फॉर आइडियल गैस। क्लियर? यस। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, du यहां पे 0 इसलिए हो रहा है आइडियल गैस। यस। अब हम एक अच्छी बात करते हैं फॉर वॉन्डर वॉल गैस। सर प्लीज रिपीट व्हाई नॉट फॉर रियल गैस? बिकॉज बेटा देखो, क्या आप जब फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं नॉर्मली तो आप du इज इक्वल टू Q प्लस W बोलते हैं, और अब आप जब बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब आप बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या आप du को 0 बोल सकते हो आइडियल सॉरी रियल गैस के लिए? क्या आप du को 0 बोल सकते हो रियल गैस के लिए? तो नहीं बोल सकते, क्योंकि du जो है वो NCV डेल्टा T है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए। तो वहां जब हम बोल रहे हैं कि W इज इक्वल टू माइनस Q, ये भी रिलेशन ना बहुत बच्चों को, वो बाय डिफॉल्ट वहां आइडियल गैस फिट रहता है, तो उनको लगता है कि ये यूनिवर्सली बन रहा है ये फॉर्मूला। लेकिन W इज इक्वल टू माइनस Q भी जो फॉर्मूला है ये भी बेटा आइडियल गैसेस के लिए ही है। आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सोचेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हाँ यार ये कहां से आया था। सबका रूट याद करो, सबका रूट देखो कि यार ये आया कहां से था, इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था। उसके बाद आप जब ऐसा लाइन अप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये आइडियल गैस। अब आ जाओ बेटा फॉर वॉन्डर वॉल गैस देखते हैं, मजा आ जाएगा देखना भी, ठीक है? फॉर वॉन्डर वॉल गैस, फॉर वॉन्डर वॉल गैस, ये बिल्कुल आपको विशाल सर स्पेशल मोमेंट मिलेगा इसमें, वॉन्डर वॉल गैसेस। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। आप याद करो, मैंने आपको du का एक एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था, मैंने बोला था मैं आगे चलकर उसको यूज करूंगा। क्या आपको वो du का एक्सप्रेशन याद है? मैंने डिराइव कराया था du इज इक्वल्स टू NCV T2 माइनस T1 माइनस AN स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1। याद है ये? हाँ, यस, दिस इज डिराइव्ड अर्लियर, डिराइव्ड अर्लियर, ये हमने पहले डिराइव किया था। अब फर्स्ट लॉ लगाते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, तो du इज इक्वल्स टू Q प्लस W है। तो देखो W को तो मैं 0 बोल सकता हूं, इसमें कोई आइडियल रियल वाली बात नहीं है, क्योंकि कैसा भी गैस हो W 0 होगा, बिकॉज एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री एक्सपेंशन, तो W तो 0 होगा। तो du इज इक्वल्स टू Q, हाँ दिस इज द रिलेशन, du इज इक्वल्स टू Q। नाउ लेट्स सी, अब बेटा ये du को ऐसा लिखते हैं, ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया इसको लिखते हैं, ठीक है? दिस इज NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इज इक्वल्स टू, माइनस भी रह गया, माइनस AN स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1 इज इक्वल्स टू Q। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन लग रहा है आपको? बताओ जल्दी, डू यू फाइंड एनी सिंप्लीफिकेशन? फ्री एक्सपेंशन आइडियल वाला रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए है। देखो फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल ही होता है, ठीक है? फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल नहीं होता।
वो इरिवर्सिबली होता है, वो आगे प्रूफ भी करेंगे। अभी ध्यान से इसको देखो, ये वाला टर्म 0 हुआ बेटा, ठीक है बढ़िया। T1 T2 बराबर, तो नाउ वी कैन से दैट सिंस एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, V2 इंफिनिटी नहीं बोलो, V2 इज नॉट इंफिनिटी, फ्री एक्सपेंशन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन का ये मतलब नहीं कि पिस्टन एकदम हवा में उड़ जाएगा और एकदम तूफानी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक अप टू अ सर्टेन लिमिट हो रहा है फ्री एक्सपेंशन, तो आप ये मान के चलो एक्सपेंशन हो रही है तो V2 बड़ा होगा V1 से, फाइनाइट होगा, ऐसा नहीं इनफाइनाइट नहीं मानना। तो V2 बड़ा होगा V1 से। अगर V2 बड़ा है V1 से तो आपको ये चीज भी समझ आ रही है कि 1/V2 माइनस 1/V1, 1/V2 ये बड़ा हो गया तो ये नंबर छोटा हो गया, तो दिस इज अ नेगेटिव टर्म। एंड इफ दिस इज अ नेगेटिव टर्म, we can say that Q is coming out to be positive because of this negative sign. Simple. Q is coming out to be positive. तो क्या यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है? क्या यहां से आपको एक बात ये समझ में आ रही है? अभी कुछ फील नहीं करना है, जब तक ना बोलूं तब तक कुछ फील नहीं करना है। सिंपल ये मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, उसको हमने यहां डाला और हमने डाल के एक ये कॉन्क्लूजन उल्टा लिख दिया। क्या V2 ग्रेटर देन V1? कहां उल्टा लिख दिया? V2 ग्रेटर देन V1, तो दिस टर्म इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक तो है बेटा? देखो ध्यान से देखो, चलो Q इज पॉजिटिव, तो इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है कि ड्यूरिंग किसी भी साल ये टर्म, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, किसी भी साल ये आपको जेई एडवांस में दिख सकता है। ठीक है, अभी तक नहीं दिखा है, ये किसी भी साल दिख सकता है। 1/V2 माइनस 1/V1 इज पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव बेटा? V2 इज ग्रेटर देन V1, क्या बोल रहे हो? हाँ, सो ड्यूरिंग आइसोथर्मल, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस, रियल से अच्छा मैं वॉन्डरवॉल बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। वॉन्डरवॉल गैस, वॉन्डरवॉल गैस सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, system absorbs heat from the surrounding. अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर थोड़ा फील करा दो इसको, फील तो नहीं हुआ सर ये। ठीक है, आपने बढ़िया मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव कराया था, आपने कुछ कुछ उसमें किया, वॉन्डरवॉल गैस की इक्वेशन बनाई और कुछ कुछ कंक्लूजन लिख दिया, अच्छा भी लगा ये कंक्लूजन सुनकर, लेकिन इसके पीछे थोड़ा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है सर। तो चलो लॉजिक भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताओ, मेरी पहली लेक्चर याद करो, सबसे पहले लेक्चर में सबसे शुरुआत हमने किस चीज से की थी बताओ? सबसे शुरुआत हमने लेक्चर की किस चीज से की थी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसी से की थी ना? जी हाँ, वो तो आप लोगों को याद है, टाइप्स ऑफ एनर्जी से शुरू किया था हमने। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक वॉन्डरवॉल गैस है और वो एक्सपैंड हो रहा है। अगर एक वॉन्डरवॉल गैस एक्सपैंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि गैसेस के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है हम मान के चल सकते हैं कि वो बढ़ रहा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या ऐसा बोलना ठीक होगा कि अंदर का कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? गैसेस दूर जा रहे हैं, जी हाँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यस, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो कहां से बढ़ी होगी, किससे बढ़ी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी तो ये बड़ी होगी। अरे काइनेटिक कम हुई तो टेम्परेचर का फंक्शन था ना शायद, तो ये यार टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। अरे यार लेकिन टेम्परेचर कम हो जाएगा तब कैसे करेंगे?
टेम्परेचर कम हो जाएगा तब कैसे करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ तो आइसोथर्मल वाला कंडीशन खराब हो गया। तो जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो आइसोथर्मल मेंटेन करने के लिए बाहर से हीट लेनी पड़ेगी, बाहर से हीट लेनी पड़ेगी। इसलिए देखो ये पॉजिटिव है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ वैन डर वाल गैस सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। मजा आया, समझ में आया ये स्टेटमेंट समझ आया? ठीक है, ओके। चलो अब आगे देखें, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ भैया आइसोथर्मल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी फॉर आइसो आइडियल गैस होता है। अंकित तुम पहला लेक्चर मेरा देख कर आओ, उसमें फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी तुम अगर फॉर आइडियल गैस होता है अगर वही सोच रहे हो तो तुम शायद पहला लेक्चर अटेंड नहीं किए हो, एक बार उसको देखो तो फिर समझ आएगा। ठीक है, तो दिस कुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बट जो चीज डिराइव हुई है वो जब सबूत के साथ देखा जाए तो मैथमेटिकली ज्यादा अच्छा रहता है, बट दिस इज ऑल्सो लॉजिकल। चलो बेटा एडियाबैटिक की बात करें थोड़ा, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। देखो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना कि हीट का फ्लो हाई से लो होगा, ये यूनिवर्सल है। ये कोई चीज क्यों होगी इसकी बात हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और वो एकदम अलग लेवल पे करेंगे उसकी बात। ठीक है, तो कोई चीज क्यों होगी, प्री एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्यों बढ़ा, इसका भी थ्योरेटिकल प्रूफ देखेंगे मस्त तरीके से, है ना। ऐसे नहीं पढ़ाएंगे एंट्रोपी को कि डेल्टा एस इज क्यू बाई टी, तो देखो डेल्टा एस टी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये गधों की तरह नहीं पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे ढंग से। बहुत लोगों को ऐसे ही देखा है मैंने, डेल्टा एस क्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर रैंडमनेस से उसको समझा देंगे कि ऐसा होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, क्या क्या पता नहीं बकवास। तो वो हम देखेंगे सेकेंड लॉ में, अभी उसको थोड़ा सा अपनी भावनाओं को शांत रखो। कोई चीज क्यों होती है वो स्पॉन्टिनिटी में पढ़ेंगे, अभी पहले इसको देखते हैं। चलो बेटा, तो फॉर एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो फॉर आइडियल गैस, तो फॉर आइडियल गैस सबसे पहले एडियाबैटिक है तो कंडीशन तो सीधी लगी हुई है कि क्यू जीरो है, क्यू जीरो है। और अगर क्यू जीरो और फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क तो जीरो ही होगा, तो वर्क जीरो है। तो अगर वर्क जीरो है, क्यू जीरो है, तो फिर डी भी जीरो होगा, तो फिर डी भी जीरो होगा। ठीक है, डी भी जीरो होगा, सो डी भी जीरो होगा बिकॉज क्यू जीरो है, वर्क जीरो है, डी भी जीरो होगा। दिस वी कैन से। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि वर्क जीरो है, डी भी दिस ऐसा है, तो ये बताओ इसमें ये बात करें अगर हम डी भी जीरो है, ठीक है, डी भी जीरो है और इस तरह से हमने बोला, तो इसमें टेम्परेचर क्या है, चेंज हो रही है क्या टेम्परेचर? Will temperature change? Because normally in adiabatic process we see that temperature changes. So far we have seen that in adiabatic processes temperature changes, but here it won't change. But here it won't change because du is zero. And for ideal gas, du is y again ncv delta t, and since this is zero, that means delta t is zero. That means delta t is zero. So delta t zero. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। सो यहां से निकल कर आता है एक और स्टेटमेंट जो कि अब यूज हो चुका है एक बार, जैसे ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट बताया अभी एकदम फ्रेश है, अभी तक आईआईटी जेईई ने इसमें हाथ नहीं लगाया है। ठीक है,
लेकिन ये जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं ये 2017 के पेपर में आपको एक बार पूछा जा चुका है। क्या? कि जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है, फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक है तो साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल भी है, और अगर आइसोथर्मल है तो साइमल्टेनियसली एडियाबैटिक भी है। समझ आ गई बात? क्योंकि देखो पूरे कंडीशंस एग्जैक्टली सेम है, आप भले कंटेनर कैसा भी लगा लो, कुछ भी कर लो, अगर आप फ्री एक्सपेंशन करा रहे हो आइडियल गैस की, तो इफ इट इज डन एडियाबैटिकली इट कैन बी कॉल्ड आइसोथर्मल एज वेल, वो प्रोसेस वैसा ही होगा। तो फ्री एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस इज साइमल्टेनियसली बोथ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, ये दोनों ही है, एडियाबैटिक भी है और आइसोथर्मल भी है। सो ये स्टेटमेंट 2017 एडवांस के पेपर में पूछा जा चुका। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो अब वॉन्डरवॉल गैस के लिए देख फॉर वॉन्डरवॉल गैस, तो वॉन्डरवॉल गैस के लिए देखें तो वॉन्डरवॉल गैस के लिए सेम वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे हमने जो अभी किया, NCV T2 माइनस T1 माइनस AN स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1, और W तो जीरो ही है, तो दिस इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, तो W तो जीरो ही है, दिस इज डेल्टा U एंड Q इज ऑल्सो जीरो, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। So this will give you NCV T2 minus T1 is equals to AN square 1/V2 minus 1/V1. Now again this term, since it is expansion, this term will be negative. That means T2 minus T1 is negative. That means T2 minus T1 is negative. इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब है कूलिंग हो गई है भाई, कूलिंग हो गई है। यस, एडियाबैटिक की पहचान कूलिंग हो गई है, तो कूलिंग अकर्स, कूलिंग हो गई है, तो यहां कूलिंग हुई है। तो लॉजिक क्या है सर? अरे अब आप लॉजिक खुद से सोच पाओगे यार, अभी आपने पीछे ये वाला लॉजिक सुना ना, आप यहां पे भी वही लॉजिक लगाइए, बढ़िया मजे से समझ आएगा आपको। देखो वॉन्डर वॉल गैस है, वॉन्डर वॉल गैस है, फ्री एक्सपेंशन कर रहा है, कोई बात नहीं, वर्क नहीं हो रही है, बट सिंस वो एक्सपैंड हो रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, तो टेम्परेचर भी कम हुआ। अगर यही बॉल्स आपकी आइसोथर्मल होती, वॉल्स आपकी कंडक्टिंग होती, तो हीट ले लेता, तो हीट ले लेता तो ये ऐसा हो जाता, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, बट यहां उसके पास हीट लेने का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वॉल्स आपके पूरी तरह से इंसुलेटेड वॉल्स हैं, तो यहां वो क्या करेगा? अरे कुछ नहीं करेगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो गैस ठंडी हो जाएगी। तो यस, दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव, कि यहां पर जब आप एडियाबैटिक, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन कराते हैं ऑफ वॉन डर वॉल गैस, adiabatic free expansion of van der Waal gas, temperature decreases, that is cooling occurs. बस वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, हाँ ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या करें? हाँ बताओ, थोड़ा और इलैबोरेट करो। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है इस स्टेटमेंट में? बताओ बताओ बता। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसीलिए तो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं बढ़ रही। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टर इंडिविजुअल सही बोल रहे हो आप। एडियाबैटिक ही यूज होता है वहाँ कूलिंग की। अ, थोड़ा उसमें कुछ और भी एक दो चीज ऐड किया जाता है, बट फंडामेंटल मैकेनिज्म वही है। तो AN2 का टर्म जीरो कैसे होगा? AN2 का टर्म जीरो कैसे होगा? अच्छा, AN²। जीरो कहाँ हुआ? जीरो कहाँ किया हमने? हमने बोला ये नेगेटिव है, तो AN² तो देखो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव होगा बोला ना। ये टर्म नेगेटिव होगा बिकॉज ये नेगेटिव है, इक्वल है तो ये नेगेटिव होगा। तो T2 माइनस T1 नेगेटिव होगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते। तो ये हुआ हमारा फ्री एक्सपेंशन। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फिजिक्स में आप पढ़ ही लेते हो, ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस देख लेते हैं एक बार, छोटे मोटे फॉर्मूलाज आएंगे इसमें। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस का मतलब क्या है? अभी जो हमने ये प्रोसेसेस पढ़े, चार प्रोसेस पढ़े, काफी डिटेल में पढ़ा, मजा भी आया। तो ये जो चार प्रोसेसेस थे ये एक तरह के आइडियल प्रोसेस थे, कि प्रेशर वॉल्यूम एकदम PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐसा चल रहा है। फिर था एक एडियाबैटिक प्रोसेस, PV रेज टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, एकदम सटीक, है ना। लेकिन जब हम बात करें क्या हर प्रोसेस एकदम ऐसे ही आइडियली फॉलो हो सकते हैं, तो एक डाउट सा आता है मन में कि यार थोड़ा तो मुश्किल लग रहा है, एकदम ऐसा ही हो ये जरूरी थोड़े ना है। P और V में तो कोई भी रिलेशन हो सकता है, जरूरी थोड़े ना कि PV की पावर गामा ही कांस्टेंट होगा या PV की पावर 1 ही कांस्टेंट होगा। तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं। मतलब आप ये सोच सकते हो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है वो सबका बाप है, ठीक है, वो सबका बाप है। और ये जो आइसोथर्मल, ये सब इसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के स्पेशल केसेस है। आप थोड़ा इस तरह से सोचे तो आपको समझ आए, ये चारों इसी के स्पेशल केसेस है। तो सर बाप को पहले क्यों नहीं पढ़ाए? बेटा बाप की एंट्री सबसे लास्ट में होती है, ठीक है, तो आप इसको लास्ट में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। तो PV रेस टू द पावर x कांस्टेंट, PV रेस टू द पावर x कांस्टेंट, ये आप मान लीजिए कि ये एक जनरल PV रिलेशन है फॉर एनी प्रोसेस अकरिंग reversibly. That thing should be mentioned, that because we are just developing a relation, we are just defining a relation between P and V, the process must be reversible, है ना, that is by default वो set है आपके दिमाग में, वो पता होना चाहिए। So PV raised to the power x is constant. This is a general PV relation for any reversible process. अब यही रिलेशन क्या हो जाता है, मैं लिख देता हूं, बहुत आसान बातें हैं। अगर x जीरो हो गया तो हम बोलेंगे देखो यार P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है तो ये आइसोबारिक कंडीशन हो गई, आइसोबारिक प्रोसेस की कंडीशन। अगर यही x1 हो गया तब आप बोलोगे PV कांस्टेंट है, तो PV कांस्टेंट है तो आप बोलोगे देखो यार ये आइसोथर्मल का प्रोसेस हो गया। अब अगर आइसोकोरिक की बात करें तो आइसोकोरिक में क्या होगा? आइसोकोरिक के लिए x क्या होना चाहिए? आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, तो x क्या होना चाहिए? क्या लगता है आइसोकोरिक का कंडीशन कैसे बनेगा? जल्दी से बता दो, आइसोकोरिक का कंडीशन कैसे बने?
एक्स को क्या करना पड़ेगा यार आइसोकोरिक में? यस, एक्स को इन्फिनिटी करना है ना। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एक्स को इन्फिनिटी करना पड़ेगा, मैथमेटिकली समझ लीजिए। या तो आप माइनस इन्फिनिटी करें तो भी चलेगा, या फिर आप प्लस इन्फिनिटी करें तो भी चलेगा। तो अब जब ऐसा करेंगे तो आपको v कांस्टेंट मिलेगा, मैथमेटिकली यू कैन चेक। इतनी मैथ्स तो हो गई होगी आपकी। एंड व्हेन x इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वल टू गामा, देन वी सी दैट pv की पावर गामा इज कांस्टेंट, एंड दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सर ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स देखो ये सब ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि किताबों ने अपने से ही कुछ कुछ डिफाइन करा हुआ रहता है। इस एक्स को बोल देते हैं किसी किसी बुक्स में पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। और ये सब ज्यादा टर्म्स में मत जाओ, ये एक्स को बोल देते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। चलो बोल लो, आप खुश रहो। और इसकी वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। देन अगर हमें एक फॉर्मूला बनाना है वर्क डन का, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूला वर्क डन का वही रहेगा भाई, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। एंड सिंस यू हैव अ रिलेशन बिटवीन पी एंड वी, दैट पी वी की पावर एक्स इज कांस्टेंट, नाउ यू कैन रिप्लेस दिस पी with k upon v की पावर x and then integrate, okay? I think आपको समझ आ गया होगा ये, k into dv by v की पावर x, you can write it like this and then you can v1 से v2 चले जाओ and you can integrate it, you can integrate it and you will get a relation for work done. तो अगर मैं आपको यहां से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वर्क डन की बात करें, वर्क डन ऐसा आता है इसमें कुछ P2V2 माइनस P1V1 अपॉन x माइनस 1, ये फॉर्मूला इस तरह से, ओके। ये जनरल फॉर्मूला है। आप इसका हिंट यहां से भी लिख सकते हैं, आप फिजिक्स में याद करते हो W वर्क का फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कुछ ऐसा ही आता है, उसमें भी P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, वहीं से आ गया हमारा। तो ये वर्क का फॉर्मूला है और इसी में आइडियल गैस के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, दीज फॉर्मूलाज केमिस्ट्री में ये सब का कोई यूज नहीं है। इतनी गणित कभी आती ही नहीं है भाई, नहीं आती इतनी गणित, इतनी भी नहीं आती है। वो आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। नहीं, आइसोथर्मल के लिए आप इसी से लगाओ ना, इससे निकालो। दिस इज, ये फॉर्मूला ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, इसी से निकालो, इसी से। दिस इज ऑल राइट। ये स्पेशल कंडीशन है यहाँ पे, x इज नॉट इक्वल टू 1, ऑब्वियसली x इज नॉट इक्वल टू 1, ये तभी के लिए यूज हो रहा है। आइसोथर्मल में इसको मत लगा। तो यही फॉर्मूला, और यही अगर आइडियल गैस, अगर आप इसी फॉर्मूले को एक्सेप्ट फॉर आइसोथर्मल, आप ये देखो ना, ये रूट है, आप इसको यूज कर सकते हो, जबकि इसका कोई यूज आपको आएगा नहीं। तो आइडियल गैस के लिए बेटा बात करें तो वर्क विल बी इक्वल्स टू, अब ये P2V2 माइनस P1V1 है तो क्या बोलोगे? आइडियल गैस के लिए PV को nRT लिख सकते हो और ये हो जाएगा nR डेल्टा T,
एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन। अब फिर से आप बोलोगे सर आइसोथर्मल के लिए लगाना चाहता हूँ, फिर तो देखो ये तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो लेट्स नॉट यूज दिस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आप इससे यूज करें। और फिर ये मैं एडियाबैटिक से एक हिंट बता रहा था कि एडियाबैटिक में आप ऐसा यूज करते हो, तो वहां से आता है, आप मैथमेटिकली डिराइव करना है, वो मिल जाएगा उसका। देन एक और टॉपिक छोटा सा आता है, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखो वही लगा लो यार, du इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब du की जगह पे देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो du की जगह पे एन सी एम डेल्टा टी प्लस यहां पे हम यूज करेंगे ये देखो एन सी एम डेल्टा टी ना, एक काम करते हैं, du इज इक्वल्स टू दिस, सो लेट्स इसको ना हीट मान लो आप, हीट एन सी एम डेल्टा टी हीट है, और वर्क के लिए आप लिख लो एन आर डेल्टा टी बाय एक्स माइनस वन, ये वर्क के लिए हो गया। एंड हाँ वही रिलेशन है बेटा, बस वही रिलेशन है, वही बता दे रहा हूँ पर डिराइव कर। और du के लिए आप एन सी वी डेल्टा टी मान लीजिए, और जब आप इसको डिराइव करोगे थोड़ा सा एन वेन काट देना, तो आपको ये मिलेगा, डेल्टा टी कट जाएगा और एन कट जाएगा, तो यू विल गेट सी एम इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस। ये सब फिजिक्स में आपको यूज आएंगे, केमिस्ट्री में ये सब पे न्यूमेरिकल्स, लोग सोचते हैं कि अरे यार इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, सबसे न्यूमेरिकल आ सकता है, कुछ आ सकता है, कुछ नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। उनका अप्रोच ही नहीं रहता है ऐसा सवाल बनाने का। तो Cm is equals to Cv plus R upon 1 minus x. That's a simple formula that you can understand. Now, let's take one simple question. और इस सिंपल क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, एंड यू गाइज विल ट्राई इट आउट, ओके। आप उसको ट्राई करें, एंड देन इसके थ्रू मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज द एंड ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स 1, ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड इट। चलो यहां पे मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, हाँ साइक्लिक प्रोसेस बता रहा हूँ साइक्लिक प्रोसेस, ऑलमोस्ट बोला इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसको देखिए, एट 293 केल्विन is expanded isothermally from an initial pressure of 2.1 megapascal to 1.3 megapascal against constant external pressure of 4.3 megapascal. So heat transferred in this process is dash kilojoules. This is a question from mains 2021. अब आप बोलोगे सर मेंस का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, क्या फायदा। अरे करो तो, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी गहराई छुपी हुई है जो लोगों को नजर नहीं आती जल्दी। चल पहले इसको करो, फिर बात करते हैं। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, अच्छे से समझ लो।
इरिवर्सिबल है, वॉल्यूम नहीं दिया है। जी हाँ, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, यही क्वेश्चन है। 5 moles of an ideal gas, this constant pressure of this heat transfer is the process। हाँ, नहीं दिया हुआ है, यही क्वेश्चन। हाँ, P final is not equal to P external, ये भी चीज दिख रही है। तब बताओ क्या किया जाए। इस क्वेश्चन में एक बहुत अजीब सी बात नजर आती है कि कुछ बच्चे तो इसमें बोनस मांग रहे थे। जैसे एग्जाम हुआ ना, वो मेरे को ऐसा क्वेश्चन भेजे थे, मेरे को अभी भी याद है, सर ये तो थोड़ा बोनस सा लग रहा है, क्योंकि सर देखो ये 2.1 मेगा पास्कल का प्रेशर है, तो ये 1.3 मेगा पास्कल मतलब एक तरह से एक्सपैंड हो रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे कहीं ना। और बाहर का प्रेशर देखो 4.3 है। बाहर का प्रेशर, थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस, बाहर का प्रेशर 4.3 मेगा पास्कल है, अंदर का 2.1 है, लेकिन वो फाइनली एक्सपैंड हो रहा है। क्या कुछ लोचा नहीं लग रहा है? सर ये आपने डिस्कस किया है ग्राफ में? अरे कहाँ ये डिस्कस किया, थोड़ा देखो तो समझो, कहाँ पे ये कैसे हो सकता है, ये बताओ क्या लगता है, अपने अपने ओपिनियंस दो। सर वॉल्यूम राइट, सो प्रेशर डिक्रीजेस। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है कि ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर का प्रेशर 2.1 मेगा पास्कल है या 2.1 यूनिट है, और पी एक्सटर्नल 4.3 मेगा पास्कल है। नहीं, मिडिल में कोई स्टॉप कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन बेटा ये एक्सपैंड कैसे होगा, पहला ये मेरे को बताओ, ये समझाओ। हीट ले रहा होगा ज्यादा, हीट गिवन टू सिस्टम। अच्छा, हम हीट दे रहे होंगे तो एक्सपैंड हो गया। अच्छा, तो हमने हीट दी और वो एक्सपैंड हो गया, ऐसा कहना है आप लोगों का। कोई एक्सटर्नल फोर्स पुल कर रहा होगा। देखो मैं आपको बताऊं, तो ये जो प्रक्रिया है ना, आप हीट दो चाहे दो, जो भी दो, जो करना है करो आप, ये प्रोसेस इम्पॉसिबल है, ये प्रोसेस इम्पॉसिबल है। समझो मेरी बात, दिस प्रोसेस कैन नेवर अकर, नहीं हो सकता ऐसा। आप फिर ये कराना है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉयलेट आपकी जैसी हो जाएगी, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैं करा दूंगा, हीट ज्यादा दे दूंगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या लगता है, इसमें बोनस मिलना चाहिए था क्या? ये नहीं हो सकता, ये मतलब दिस प्रोसेस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट मजेदार बात क्या है, इस पे किसी ने बात ही नहीं किया। मैंने देखा ये क्वेश्चन आया था, ये काफी कुछ कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन इस पे किसी ने बात ही नहीं किया, बस आंसर आंसर लिखे। तो बेटा देखो, जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, बहुत अच्छे से समझना, आज आपको ड्रॉबैक समझ में आएगा अच्छे से। जो फर्स्ट लॉ है ना थर्मोडायनेमिक्स का, वो तो कुछ नहीं कहता ऐसा, वो तो बस यही कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, क्यू प्लस डब्ल्यू ऐसा रहना चाहिए, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होना चाहिए, बस। उसको मतलब ही नहीं है प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, उसको मतलब ही नहीं है इस बात से। तो अगर आप ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगाइए, आप बढ़िया से सॉल्व करिए, सभी फॉर्मूलाज जो आपने पढ़े डालिए, प्रैक्टिकली सोचना ही नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोचना ही नहीं। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट लॉ।
इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द ड्रॉबैक। यहीं से सवाल उठा कि भाई देखो यार, ये प्रोसेस जो है, यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो लगा देंगे, वो तो लग जाएगा, लेकिन आप ये समझाओ मुझे कि ये प्रोसेस होगा कैसे, ये प्रोसेस होगा कैसे। तो फर्स्ट लॉ ने कहा देखो यार, हमारे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो फिर लोगों ने कहा देखो कॉमन सेंस है यार कि ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है। अरे कॉमन सेंस है, बात अलग है भाई, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो बताओ, कोई प्रूफ बताओ, कोई लॉ बताओ जो वॉयलेट हो जाएगा अगर ये हो गया तो। साइंस तो देखो ऐसे चलता है, ऐसे थोड़ी ना फालतू की कोई भी लफाजी होती है, ऐसे थोड़े ना होता है ना कि कुछ भी बोल दिए आत्मा का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा थोड़ी ना होती है भाई। ये थोड़ा एक बेसिस होता है, उसके साथ बातें होती है। तो ऐसा कौन सा लॉ है जो वॉयलेट हो जाएगा अगर ये हो गया तो थर्मोडायनेमिक्स के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसके बाद साइंटिस्ट लग गए एक ऐसा लॉ बनाने के लिए जो वॉयलेट हो जाए अगर ऐसा प्रोसेस हो गया तो, एंड दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो सेकेंड लॉ होगा जहां हम समझेंगे कि ये प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता। अगर आपको देखना है तो मैंने ये अपने रियल जेई एडवांस सीरीज की किसी एक पार्ट में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाई दिस कैन नॉट टेक प्लेस, ये क्यों नहीं हो सकता, ये प्रोसेस क्यों नहीं फीजिबल है, ये प्रोसेस फीजिबल क्यों नहीं है। वो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो अभी अपन एंट्रोपी पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये बोनस था जी? नहीं, बोनस नहीं था। दिस इज करेक्ट क्वेश्चन, दिस वाज करेक्ट क्वेश्चन। भाई फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। हो रहा है नहीं हो रहा है तो फिर उससे क्या लेना देना। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो आंसर आना चाहिए जी। तो ये आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है मैं एक बार बता देता हूँ। सॉल्व तो नहीं बट वर्क ही तो निकालना है, वर्क निकालना है बेटा। तो सिंपली वही यूज करोगे। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मली, तो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो माइनस पी एक्सटर्नल, तो देखो माइनस पी एक्सटर्नल nRT2 by P2 माइनस nRT1 by P1, ये ऐसा लिखेंगे। अब n पता है, r पता है, T2 पता है, T1 पता है, सब कुछ पता है। T2 T1 T2 T1 सब सेम होगा बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है, 293 है। P2 क्या लिखेंगे? P2 लिखेंगे फाइनली वो जहां तक गया तो 1.3 गया, ठीक है, तो ये 1.3 लिखेंगे। P1 इनिशियली जो था वो था 2.1, तो यहाँ 2.1 लिखेंगे। कोई पिस्टन विस्टन इमेजिन मत करना भाई, ये हो ही नहीं सकता है तो कहां से इमेजिन कर पाओगे। एंड P एक्सटर्नल की जगह पे आप सीधे सीधे वैल्यू डालेंगे 4.3 की और वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इधर जो वर्क आ रहा है ना वो आ रहा है -15 किलो जूल। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना जिसका भी गलत आ रहा हो, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर है तो गलत नहीं होगा। -15 किलो जूल ये आ रही है वर्क। तो जो हीट आएगा वो आ जाएगा +15 किलो, हीट आ जाएगा +15 किलो जूल। तो आप ये देखें तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां भी लग रही है, 15 किलो जूल का ये हुआ है जी। बिल्कुल प्रैक्टिकली गलत है, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसमें बोनस मिला था ऐसा तुम्हें याद है आराध्या? ऐसा याद है क्या तुमको इसमें बोनस मिला था? अच्छा, नहीं नहीं मिल रहा था बोनस। क्यों मिलेगा बोनस? नहीं, नहीं कर सकते चैलेंज। दिस इज करेक्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड है। हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, उन्होंने नहीं सोचा हो इतना डीप में, बट ये नहीं गलत, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शुड बी सेटिस्फाइड। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सही तो है। लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, निकालो आंसर, क्या करना है। मेरे हिसाब से दिस इज फाइन। हाँ, सेकेंड लॉ वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, सेकेंड लॉ वॉयलेट हो रहा है, मान रहे हैं सेकेंड लॉ इससे
वॉयलेट हो रहा है कि दिस कैन नॉट हैपन, दिस कैन नॉट टेक प्लेस। बट अगर ऐसा सीन है तो हीट ट्रांसफर क्या होगा वो ये पूछ रहे हैं। तो एक हाइपोथेटिकल सिनारियो में हीट ट्रांसफर पूछ रहे हैं तो बताइए ना, आप ये सोच लीजिए कि ठीक है यार, फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक है और क्या। आपको वहां ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको आंसर निकालना है तो आप निकालिए, तो ये निकाल सकते, ठीक है। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ यूज करना होगा इस क्वेश्चन में? तो कोई डिफरेंशिएट करना ही नहीं है बेटा, सेकंड लॉ लगाना ही नहीं है इसमें। ना तो एंट्रोपी की बात हुई है, ना गिब्स एनर्जी की बात हुई है, कुछ नहीं हुआ। सेकंड लॉ कुछ लगाना ही नहीं है, यू हैव टू सिंपली अप्लाई। ये दिख रहा है सीधा कि ये वर्क और हीट, इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस, इतने में ही समेट लिया है इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट लॉ का ही क्वेश्चन है, बाकी आपको कुछ इसको प्रूव थोड़ी नहीं करना है कि हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसा नहीं करना। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बट फिर भी ऑन पेपर इट कैन बी सॉल्व। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड एंड ऑफ फर्स्ट लॉ दैट इज साइक्लिक प्रोसेस को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं लास्ट में? बिकॉज हम जो सेकेंड लॉ है उसको कार्नोट साइकिल से शुरू करते हैं और वहां से ही सेकेंड लॉ की गाड़ी शुरू। साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस वही प्रोसेस है जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। सर अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल देन हमें न्यूमेरिकल के लिए क्या यूज करें? भाई देखो, क्वेश्चन में बेटा ज्यादातर सब में मेंशन होगा भी नहीं और एडवांस में तो कभी नहीं होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। और आई होप अगर आपने पूरे 6 लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको ये डिफरेंशिएट करना आ गया होगा। बिकॉज यहाँ पे सीधी बात है कि अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जब भी एक्सपेंशन होता है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रोसेस मस्ट बी इरिवर्सिबल, प्रोसेस मस्ट बी इरिवर्सिबल, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो वो आपको रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है वो पढ़ के फीलिंग आ जाएगी, इफ यू रियली नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। एंड साइक्लिक प्रोसेस अगर कोई हो रहा है तो उसमें चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, दैट वी नो, ये हमेशा जीरो। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में जैसे मैं बोलूं डेल्टा यू जीरो होगा, डेल्टा वी बी सॉरी डेल्टा एच बी जीरो होगा, ये सब चीजें जीरो होगी। वर्क जीरो होगा क्या, हीट जीरो होगा क्या? तो आंसर है नहीं सर, वर्क और हीट जीरो नहीं, वर्क और हीट जीरो नहीं होंगे। बिकॉज ये साइक्लिक प्रोसेस है, पाथ तो कुछ ना कुछ होगा इसका, और वर्क और हीट दोनों ही पाथ डिपेंडेंट होते हैं, दे आर पाथ फंक्शंस। नाउ लेट्स मेक अ ग्राफ, सिंपल ग्राफ, आसान टॉपिक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करेगा। सो देखो बेटा, अगर मैं पीवी ग्राफ बनाता हूँ और एक मैं साइकिल बना देता हूँ, ठीक है, यहां से ये कुछ ऐसा, एक सिंपल मैं ऐसा बनाता हूँ, और ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है कि आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये ऐसे तो नहीं बता सकते क्या है, क्योंकि ये पीवी ग्राफ जो है ना तो आइसोथर्मली दिख रहा है ये, ना तो एडियाबैटिकली दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं। तो अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ में, या फिर ये जो भी वर्क हुआ है, ये मान लो ये पॉइंट था तुम्हारा ए और घूमकर वापस आप ए पर ही आ गए, तो यहाँ पे ये बताओ कि वर्क जीरो है या वर्क पॉजिटिव है या वर्क नेगेटिव है, क्या है यहाँ पे? वर्क जीरो है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है पर? तो कैसे बताएंगे? तो दिस क्वाइट सिंपल,
अच्छा, कुछ बच्चे पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ बच्चे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता रहे हैं, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ऐसा कुछ कुछ याद कर रखा है तो बता रहे हैं, है ना। तो आप सीधी सी बात ये देखो, आप इसको ना, आपको ये पता है ना, बाय चेकिंग डीवी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, तो डीवी पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ चेक कर पाओगे बेटा? क्यों, क्या है डीवी? भैया वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आया ना, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम हो गया है। मतलब अगर आप P1 V1 T1 पर थे तो आप P1 V1 T1 पर ही हो। फिर आप बोलोगे सर कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ। अबे थोड़ा कुछ कुछ चेंज किया और वापस लौट कर वहीं आए, ऐसा हो रहा है। तो कुछ चेंज तो किया है, भले स्टेट फंक्शन में जो चेंज है वो 0 आएगा बिकॉज स्टेट्स इनिशियल फाइनल सेम है, बट कुछ तो किया है, बट कुछ तो किया है। तो क्या किया है? तो देखो, वर्क आप ऐसे समझो, आपको ये याद है ना बेटा कि पीवी कर्व के अंडर की जो एरिया होती है वो अपने को वर्क डन बताती है, वो अपने को वर्क डन बताती है। तो एक काम करो, आप इसको ना इस तरह से एक हाइपोथेटिकल लाइन बना लो और ए से बी आप मानो, ए से बी, ए से बी आप देखो। अगर हम इस प्रोसेस को दो स्टेप्स में डिवाइड करें, एक में वॉल्यूम बढ़ जा रहा है और दूसरे में वॉल्यूम घट जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल वही करेंगे। देखिए ऐसा जब आप यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे एक तरह का एक्सपेंशन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ये एक तरह का एक्सपेंशन हो रहा है, और ये एक्सपेंशन अगेंस्ट अ हायर प्रेशर हो रहा है। देखो एक बड़ी प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है ना, क्योंकि ये यहाँ इसके ऊपर प्रेशर थोड़ा बड़ा है, तो अगेंस्ट अ हायर प्रेशर ये एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर आप नीचे देख रहे हैं, फिर अब बी से ए आ रहे हो तो एक तरह का कंप्रेशन हो रहा है, एक तरह का कंप्रेशन हो रहा है। तो एक बार में देख कर लगता है अरे यार एक्सपेंशन हुआ कंप्रेशन हुआ तो सब कुछ तो सेम हो गया। नहीं नहीं, लेकिन जो कंप्रेशन हुआ है उसका जो बाहर का प्रेशर है वो थोड़ा लोअर है, वो थोड़ा लोअर है। या फिर आप एरिया से भी देखो बेटा, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, सो दिस होल, ये ऊपर वाले को सिर्फ देखो, सो दिस होल एरिया, दिस होल, ये रेड वाली एरिया, दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एंड ये जो ब्लू वाली एरिया मैं बना रहा हूं, ये बी से ए, दिस इज द वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि सिस्टम ने ज्यादा वर्क किया है, सिस्टम ने ज्यादा वर्क किया है एज कंपेयर टू सिस्टम पर जो वर्क हुआ है। तो सिस्टम हैज डन मोर वर्क, तो सिस्टम हैज डन मोर वर्क। देखो साइक्लिक मस्ट बी रिवर्सिबल ऑलवेज, नो इट्स नॉट लाइक दैट, साइक्लिक प्रोसेस मे बी इरिवर्सिबल एज वेल। सोचो, नहीं हो सकता। एक एग्जांपल दे देते हैं, भी आपको समझा देते हैं, रुको एक एग्जांपल देता हूँ। सिस्टम हैज डन मोर वर्क एंड देयरफॉर वर्क नेट की बात करें तो वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो आप क्या याद कर सकते हो कि अगर ऐसा क्लॉकवाइज बना हुआ है सर्कल तो वर्क नेट जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ये सब थोड़ी मेरे को गंदी चीज लगती है, लेकिन ठीक है आप ऐसे लिख सकते हो, बट आप थोड़ा इसको देखें इस तरह से तो ज्यादा अच्छा है। अब इसी का उल्टा ग्राफ बना लोगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लोगे तो ठीक है चलेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका सब कुछ यही सेम प्रोसीजर फॉलो करो, देन यू विल रीच क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ तो आपको लॉजिकली दिखा रहे हैं कि वर्क नेट नेगेटिव आ रहा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ये कहाँ पे देख लिया और कैसे आया? आप, मेरे को लगता है फिजिक्स का कन्वेंशन यहाँ घुसा रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, हम ये बोले सिस्टम ने काम किया या फिर सिस्टम पर हुआ। तो फिर
पॉजिटिव नेगेटिव का लोचा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब जाओगे तो वर्क नेट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब, एंड डोंट गेट कंफ्यूज ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बहुत बच्चों को मैं देखा हूँ थर्मोडायनेमिक्स में दिमाग लगाते नहीं है, समझ वमझ कुछ आता नहीं है, तो एक ही एक्सक्यूज होता है उनके पास, अरे सर ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में सब उल्टा उल्टा है ना, तो सर समझ नहीं। अबे कुछ उल्टा नहीं, कॉन्सेप्ट वही है और कन्वेंशन थोड़े से उल्टे हैं, बस हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से बहुत कंफ्यूजन हो गया, सर क्या बताएं बहुत भारी हो गया, ऐसा सब नौटंकी और कुछ। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाइए, सब समझ। तो एंटी क्लॉकवाइज वर्क नेट पॉजिटिव, चलिए भाई बात ये खत्म होती है। एंड नाउ ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट लॉ मैं लिखा देता हूँ। साइक्लिक प्रोसेस हम बढ़ चढ़कर यूज करेंगे अभी आगे ना, तो लेट्स राइट द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ। ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ड्रॉबैक्स आर, पहला भाई कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा है उसकी कोई बात ही नहीं करता। सो नो इंफॉर्मेशन about the feasibility of a process, feasibility of a process or reaction, और एक और चीज कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो किस एक्सटेंट तक हो रहा है। ठीक है, कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो किस एक्सटेंट तक हो रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट और रिएक्शन प्रोसीड्स, कोई रिएक्शन हो रहा है तो किस एक्सटेंट तक हो रहा है, दैट ऑल्सो मैटर। अच्छा मुझे बताओ कि ये टू व्हाट एक्सटेंट अ रिएक्शन प्रोसीड्स, ये आप कहाँ पढ़ते हो, ये मतलब इसका जवाब कहाँ से आता है? देखो फर्स्ट लॉ के पास तो इसका जवाब है, तो इसका जवाब कहाँ पे आता है? जी हाँ, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम। अच्छा तो इक्विलिब्रियम पर आता है सर, तो इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आता होगा सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आता होगा। तो इसको सर थर्मोडायनेमिक्स में क्यों लिख रहे हो सर, थर्मोडायनेमिक्स का इसमें क्या काम? तो ये मुझे बताओ, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आती है, ये वैल्यू कहाँ से आती है, कैसे कैलकुलेट होती है इसकी वैल्यू? तो अगर आपको अभी वो मैं रिलेशन बताऊंगा आगे, तो ये ठीक है, सभी लोग इनडायरेक्टली ठीक बोल रहे हो, कोई कॉन्सेंट्रेशन से बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अ, लेकिन क्या आपको ये याद है डेल्टा जी, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, आपने अगर पढ़ा होगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा जी डिग्रीज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, याद है ना ये विल बी डिस्कस्ड लेटर, डोंट वरी। अभी मैं बता रहा हूं आपको डेल्टा जी के बारे में बहुत कम पता होगा, या आपके मन में जो इमेज होगी ना वो गलत ही होगी, पक्का मैं बता रहा हूँ, जो भी इमेज है ना वो गलत ही होगी, ये मैं बिल्कुल ऐसा ओपन बोल रहा हूँ। अभी आपको वो इमेज क्लियर होगी धीरे धीरे पढ़कर, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, ये डेल्टा जी वगैरह मतलब हाउ टू यूज इट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, वो अभी हम बात करेंगे, देखना सेकेंड लॉ में बहुत ही मजा आएगा आपको, तो विल बी डिस्कस्ड लेटर, ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां से समझ आ रहा है कि डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू जो है ये तो सेकेंड लॉ से ही आएगा, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सेकेंड लॉ से इसका भी जवाब मिलेगा कि टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन प्रोसीड्स, एंड ये तो है ही, फिजिबिलिटी का जवाब तो हमें वहां से मिलेगा ही। ओके, सो
अब शुरू करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा ये बताओ, ये शुरू केस के जो मेरे दो तीन लेक्चर्स है ना, वो यूट्यूब पर भी है। अभी हम उसको लाइव क्लास में पढ़ेंगे पूरा, और वो सैंपल है बस। किसी ने देखा है क्या उनको? किसी ने अगर देखा हो तो बताओ, नहीं देखा हो तो अच्छी बात है। आप अच्छा देखा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखा है, ठीक। चलो तो अभी ना, हाँ अब अच्छे से, अभी ना फर्स्ट लॉ ज्यादा अच्छे से अभी अपन ने फ्लो फ्लो में पढ़ा है ना, तो और ज्यादा मजा आएगा आपको समझने में। चलो तो लेट अस स्टार्ट एंट्रोपी। ओके, लेट अस स्टार्ट एंट्रोपी। एंड एंट्रोपी का बिल्कुल एकदम बेस्ट लेवल, इसको समझ। सो अभी एंट्रोपी स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और सबसे पहले मैं एक साइकिल बना रहा हूं, एंड दैट इज कार्नोट साइकिल। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग एंट्रोपी। थोड़ा कार्नोट साइकिल बना, अभी अभी इस वर्ड को यूज नहीं कर रहा मैं कहीं, मैं सिर्फ कार्नोट साइकिल बना रहा हूँ। कार्नोट साइकिल से कुछ बातें करें। फर्स्ट लॉ और अच्छे से अभी अभी पढ़ा है ना, तो मजा आएगा। चलो देखो, कार्नोट साइकिल क्या है सर? अच्छा, थोड़ा सब्र करो ना बेटा, सब पता चलेगा क्या है। अभी समझ लो बस एक ग्राफ है बिटवीन पीवी, पीवी ग्राफ है कि, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है। इसमें हमने ना चार तरह के प्रोसेस कराए, ए से बी, से सी, सी से डी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। तो यहां पे हमने कराया ए बी, विच इज आइजोथर्मल एक्सपेंशन, आइजोथर्मल एक्सपेंशन। फिर जो बीसी है, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर दो सीडी है, दैट इज आइजोथर्मल कंप्रेशन। एंड ये जो डी ए है, ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब ये बात हो गई, ठीक है, ये ग्राफ है बस, आप मान लीजिए। तो अगर मुझे ए बी के लिए फर्स्ट लॉ यूज करना है, ए बी को देखें अपन, ए बी के लिए, तो ए बी के लिए मैं Q2 को लिख सकता हूं माइनस डब्ल्यू ए बी, ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा Q2 क्या है, Q1 क्या है? देखो देखो, अब ध्यान से देखो, ए से बी गया तो क्या हुआ है? आइजोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है। और आइजोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि हीट क्या हुई होगी? एब्जॉर्ब हुई होगी, नहीं हुई? ऑब्वियसली सर, एब्जॉर्ब हुई होगी हीट, और क्या? तो हीट एब्जॉर्ब हुई, तो Q2, लेट्स से दैट Q2 इज द हीट एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, फिर B से C में क्या हुआ होगा हीट का? अरे कुछ नहीं हुआ होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है भाई। लेकिन C से D में क्या हुआ होगा? C से D में हीट जो है वो रिलीज हुई होगी, तो लेट अस से Q1 इज द हीट रिलीज्ड। बहुत ध्यान से समझना, कार्नोट को रटना वटना नहीं है, ये डायग्राम को, इसके पीछे का आइडिया समझना बस। नहीं तो आपको ये बनाने आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसके पीछे का आइडिया आ सकता है, इस ग्राफ को बनाकर इससे कुछ बातें पूछ सकता है, कुछ अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करे तो। बट फिलहाल Q2 Q1 हम समझ गए, चलो ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुआ Q2, हीट रिलीज हुई है Q1। अच्छा, तो आगे क्या करें? तो हम Q2 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में किसी को कहीं डाउट होगा तो बता देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आसान फॉर्मूला है। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने ग्राफ बनाया, बिकॉज ये पीवी का स्मूथ ग्राफ बना हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस है, तो ये रिवर्सिबल के लिए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, NRT2 ln VB by VA?
अच्छा, ये वाला जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये मैं सिर्फ रिवर्सिबल के लिए यूज कर सकता हूं, लेकिन ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये Q2 इज इक्वल्स टू माइनस वर्क AB, ये तो मैं इरिवर्सिबल हो रिवर्सिबल हो ये तो सबके लिए लिख सकता हूं, ये तो मैं सबके लिए लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल। देन इसी तरह BC के लिए लिख रहा हूं, T2 क्या है, T2 टेम्परेचर है बेटा, और क्या। ये यहाँ पे T2 टेम्परेचर था, यहाँ भी टेम्परेचर T2 है, फिर यहाँ पे T1 टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 है, आइसोथर्मल हुआ तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब BC के लिए मैं लिखूंगा वर्क BC इज इक्वल्स टू, अच्छा एडियाबैटिक है तो वर्क किसके बराबर होता है, NCV डेल्टा T, जी हाँ NCV T2 माइनस T1, ये मैं लिख सकता हूं। और ये फॉर्मूला रिवर्सिबल के लिए लगेगा या इरिवर्सिबल, बताओ। जैसे यहां मैंने बोला कि ये पोर्शन रिवर्सिबल का है, ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किसके लिए लगेगा, बोलने जल्दी से बता दें, ये किसके लिए लगेगा फटाफट, ये इरिवर्सिबल के लिए लगेगा। अरे बेटा ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए लगेगा, देखो सदाबहार है भाई, याद करो, इसमें कोई कंडीशन थोड़ी नहीं थी। आइडियल रियल से कंफ्यूज मत हो ना, आइडियल कैसे तो सबके लिए लगेगा ये, तो ये हमने बनाया ऐसा। फिर CD के लिए अगर देखा जाए तो Q1 हीट रिलीज, कितनी हीट रिलीज, माइनस WCD, तो माइनस WCD इज इक्वल टू NRT1, सेम वही LN VD बाय VC, एंड ये वाला रिवर्सिबल के लिए लगेगा बट ये दोनों के लिए लग सकता है, सेम बात। और फिर है फाइनली DA, DA जो है वो वर्क DA आप लिखोगे, दिस इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। अच्छा यहाँ पे मैंने T1 माइनस T2 लिख दिया, ये T1 माइनस T2 होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, देख लेना। तो दिस इज T2 माइनस T1। तो ये अपने चार फॉर्मूला बने, तो बताओ वर्क टोटल कितना हुआ, वर्क टोटल। तो वर्क टोटल सर मैंने बताया था पार्ट्स में तोड़ के ऐड कर दो, तो पार्ट्स में जब तोड़ के ऐड करेंगे तो WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, जब ये हम करेंगे तो देखो ये और ये तो कट जाएंगे, बिकॉज देख सकते हो आप इक्वल एंड अपोजिट हो गया, ये तो कट जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो फाइनली आएगा WAB प्लस WCD, कुछ इस तरह से आएगा। और अब हम अगर यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करें दैट इज ईटा एफिशिएंसी, एक टर्म डिफाइन करें एफिशिएंसी, तो इसका क्या मतलब होगा, एफिशिएंसी का मतलब देखो क्या हुआ, इस सिस्टम ने ना हीट को लिया है, ये जो भी प्रोसेस किया इसने एक साइक्लिक प्रोसेस किया, इसने हीट को लिया है, और हीट को लेकर क्या पूरे हीट को रिलीज कर दिया, ऐसा किया है क्या, Q2 लिया और पूरा Q1 रिलीज कर दिया, ऐसा किया है क्या, ऐसा तो नहीं किया है। थोड़ा वर्क भी किया है इसने, इतनी शर्म तो रखी है कि थोड़ा वर्क भी किया है, लेकिन पूरे हीट को इसने वर्क में कन्वर्ट नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे हीट को इसने वर्क में कन्वर्ट नहीं किया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसने रिलीज भी करी है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसने रिलीज भी करी है। इन सब पे भी डिटेल चर्चा करेंगे, अभी पहले बस मैथमेटिकली फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहले उतना देखो। तो एफिशिएंसी का क्या मतलब है, तो एक बात और मैं बताऊं आपको, जो वर्क है ना दिस इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू कैन से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है ये एनर्जी का वर्क, और हीट थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा मैं अभी। अभी फिलहाल हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये कि हम हीट उसको दे रहे हैं और वो हमें वर्क दे रहा है, लेकिन क्या वो हमें पूरा वर्क दे रहा है, क्या जितनी हीट दिया पूरा वर्क में मिला, क्या कन्वर्ट पूरा हो रहा है क्या, नहीं, कुछ हीट रिलीज हो रही है, कुछ हीट रिलीज हो रही है फॉर श्योर। सो ईटा एफिशिएंसी मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम divided by heat supplied, divided by heat supplied, and this multiplied by 100। कहां जा रही है हीट, कहीं नहीं, सराउंडिंग में चले जा रही है और कहीं नहीं जा रही, ऐसा नहीं कि लॉस हो रही है, हीट सराउंडिंग में जा रही है और कुछ। तो वर्क
done by the system is equal upon heat supplied is multiplied by 100. This is called the efficiency. और efficiency का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हम बोलेंगे efficiency का फॉर्मूला, तो अगर यही प्रोसेस को मान के चलें तो वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, तो नेगेटिव लगा देते हैं, तो नेगेटिव वर्क ए बी नेगेटिव वर्क सी डी अपॉन हीट सप्लाइड विच इज Q2 into 100. ये कुछ इस तरह का बना फॉर्मूला। एंड अगर मैं बोलूं कि ये जो नेगेटिव वर्क ए बी है ये तो Q2 के बराबर है, ये तो Q2 के बराबर है, ये तो Q1 के बराबर है, तब ये जो ईटा का फॉर्मूला बन रहा है, तब ये जो ईटा बन रहा है ये भी बहुत सिंपल। अभी देखो, अभी कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे ना, अभी सिर्फ हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, देन वी विल इलैबोरेट ईच एंड एवरीथिंग कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों बना रहे हैं, सब कुछ हम उस पर बात करेंगे, तो परेशान मत हो ज्यादा अभी। सो here we can see that eta can also be written as Q2 plus Q1 by Q2 into 100. This is a formula. Can we use this formula for reversible and irreversible both? So your answer should be yes. Applicable for both reversible and irreversible. Applicable for both रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन मानो अगर हम कह रहे हैं, मानो हम बोल रहे हैं फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, एकदम स्ट्रिक्टली हम कंडीशन लगा रहे हैं कि रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए ही चाहिए, एक रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए ही चाहिए, देन ईटा विल बी इज इक्वल टू व्हाट? वही वर्क की जगह लिखो बेटा nRT2 ln VB by VA प्लस nRT1 ln VD by VC अपॉन nRT2 ln VB by VA, आप यही लिखोगे into 100। and then we also know that, देखो एक बात और समझ आ रही है क्या कि VB by VA बराबर है VC by VD के। ये कहां से आया, कोई जल्दी से बता देगा क्या मेरे को, ये कहां से आया? VD by VA इज इक्वल्स टू VC by VD, ये कहां से आया, कोई बता पाएगा क्या जल्दी से, ये कहां से आया? जी बिल्कुल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक से आया। ठीक है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक से आया। देखो ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन को देखो, यहाँ पे आप टीवी रिलेशन लगा दो, याद आ रही है टीवी रिलेशन? टीवी रिलेशन ये वाली T2 इंटू वी की पावर ऑफ गामा -1, ये रिलेशन अपॉन T2 इंटू VA का पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1 VC की पावर गामा -1 अपॉन T1 VD की पावर गामा -1। ये आ गया, याद होगा आपको, TV1 पावर गामा -1, ये हमने किया था। तो यहां से ये T2 ये कैंसिल हो रहा है और यहीं से ये आ रही है। जब यहां से ये आएगी और इसको आप ऊपर यूज करोगे, इसको जब आप ऊपर यूज करोगे तो यू विल गेट दिस एज T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100। अब ये T2 टेम्परेचर के टर्म्स में ये जो फॉर्मूला है ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये यूज हो सकता है फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए यूज हो सकता है बिकॉज हमने ये फॉर्मूला यूज करके बनाया। अभी हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं समझाया है, तो हम इसके बारे में और गहरी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम इसको समझेंगे कि प्रोसेस है क्या, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो सेकेंड लॉ स्टार्ट हो गया, तो आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं फिर।